हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और ऐसे ही अच्छे बने रहें। तो चलिए, हम लोगों को भारत के यवन राज्य पढ़ना है आज। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। तो ये क्रम आपको याद रखना है। कई बार पीसीएस परीक्षाओं में ये क्रम पूछा गया है। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत क्या हुए, स्वतंत्र हो गए। फिर इसके बाद बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोरस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोरस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोरस द्वितीय, यूथेडेमस, डेमेट्रियस, मिनेंडर, यूक्रेटाइड्स, एंटी आल्कीडस और हर्मिक्स। मेरे ख्याल से इन शासकों का क्रम आपकी पीसीएस या यूपीएससी की परीक्षा के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर एक बार देखा जाए तो देख लिया जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भारत पर सबसे पहले आक्रमण डेमेट्रियस ने किया। बैक्ट्रिया का शासक था ये डेमेट्रियस। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने शाकल को अपनी राजधानी बनाया और इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात कौन है? मिनांडर है, जो 165 से 145 ईसा पूर्व के समय में हुआ था और इसकी राजधानी शाकल, आधुनिक सियालकोट, शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। नागसेन को नागार्जुन के नाम से भी जाना जाता है। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित हैं, जिसका नाम मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं, क्योंकि ये शासक अपने सिक्कों पर राजाओं का चित्र उत्कीर्ण करवाते थे। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। तो सबसे पहले किसने सोने के सिक्के जारी किए, ये प्रश्न आएगा। तो जवाब क्या होगा? हिंद यूनानी। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। यानी यूनानी आर्ट से संबंधित कला का क्या नाम है? हेलेनिस्टिक कला है। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है, जो गंधार कला हेलेनिस्टिक कला पर आधारित है या उससे प्रभावित है। चलिए अब शकों को देख लेते हैं। यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थीं और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। यानी सारी जो शाखाएं थीं उनकी सबकी राजधानी भारत में नहीं थी, बल्कि कुछ की राजधानी भारत से बाहर भी थी, वर्तमान अफगानिस्तान में। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, पंजाब वाले की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं पांचवी शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया था। तो आपको हर शाखा का क्रम पता होना चाहिए। अब भारत में अगर भारत का मैप बना के देखो आप, तो यहाँ पे पहली शाखा आक्रमण कर रही है, ठीक। दूसरी शाखा यहाँ पे पंजाब के आसपास आक्रमण कर रही है। फिर आप देखो कि जो तीसरी शाखा है वो मथुरा के साइड चली जाएगी और चौथी शाखा दक्कन के साइड चली जाए, पश्चिम भारत की साइड चली जाएगी और पांचवी शाखा दक्कन की साइड चली जाएगी। यानी अगर आप भारत के मैप का क्रमिक विश्लेषण देखो तो आपको पता लग जाएगा, आपको आसानी से ये गैस कर लोगे आपके कौन सी शाखा कहाँ पे स्थापित हो रही होगी। आपको याद करने की उसमें ज़रूरत नहीं है। आप भारत को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाओगे, अपने आप आपको इन शाखाओं का उत्तर से दक्षिण क्रम ही दिखेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। चूंकि ये घुमंतु लोग थे, इन्हें खेती की ज़रूरत होती थी, तो चारागाह की खोज में ये भारत आए थे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ये वही विक्रमादित्य हैं जिन्होंने विक्रम संवत को शुरू किया था। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हैं वह विक्रम संवत से संबंधित नहीं है, बल्कि ये जो उज्जैन का स्थानीय राजा था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी शकों को पराजित करने के परिप्रेक्ष्य में, वह विक्रम संवत से संबंधित है।
शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई। यानी उपाधि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी उसी स्थानीय शासक को है जो उज्जैन से था। अब इसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। ठीक, तो उनसे भी अधिक विख्यात चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य थे, लेकिन विक्रम संवत की शुरुआत करने वाले विक्रमादित्य कहाँ के थे? उज्जैन के थे। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। तो दक्षिण भारत में जो शकों की शाखाएं थीं, उस शाखा ने भारत में सर्वाधिक समय तक शासन किया। तो ये कौन सी शाखा थी? 5वीं शाखा थी। लगभग 4 शताब्दी तक ये शासन कर रही है। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदमन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 ईस्वी के बीच में हुआ। गुजरात के एक बड़े भाग पर इसने अपना शासन किया था और काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील जो मौर्यों द्वारा निर्मित थी, उसको जीर्णोद्धार करने का श्रेय भी रुद्रदामन प्रथम को जाता है। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखित थे। भारत में शक राजा अपने आप को क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे। ये इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे शक हैं, शक बाहरी हैं, लेकिन उनके लिए सबसे प्रेमी भाषा कौन सी है? उनके लिए सबसे प्रमुख भाषा है संस्कृत। उसको वो प्रमुखता देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा था कि जो सातकर्णी राजा थे, सातकर्णी राजाओं की जो भाषा थी वो प्राकृत को संरक्षण करते थे। संस्कृत उनकी प्रिय भाषा थी, लेकिन संरक्षण किसको देते थे? प्राकृत को देते थे। और शक भी संस्कृत को संरक्षण देने वाले थे। यानी सातकर्णी भारत के हैं, संरक्षण प्राकृत को दे रहे हैं। मतलब प्राकृत भी भारतीय भाषा है, लेकिन संस्कृत को नहीं दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। और शक भारतीय न होकर भी संस्कृत को संरक्षण दे रहे हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसके बाद कुषाणों को देख लेते हैं। पल्लव के बाद कुषाण आए, जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते थे। यूची कहा जाता था इनको और तोखरी कहलाता था, क्योंकि इनकी जनजाति यूची या तोखरी थी। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में से एक कुल कौन था? कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसिस थे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था, जिसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो देखो, भारत सरकार विक्रम संवत को प्रयोग में नहीं लाती है, शक संवत को प्रयोग में लाती है। और इस शक संवत को प्रयोग में लाने की 1957 से शक संवत को प्रयोग में लाया गया था। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में संपन्न हुई और बौद्ध विद्वान वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। वैसे बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन बौद्ध धर्म में अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए तो महायान संप्रदाय का अनुयायी था। इसी के समय में बौद्ध धर्म दो उसमें डिवाइड हुआ था, हीनयान और महायान संप्रदायों में। चौथी बौद्ध संगीति में आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से भी उत्कृष्ट है। यानी सबसे ज़्यादा शुद्धतम स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? कुषाण शासकों ने जारी किए। लेकिन सबसे ज़्यादा किसने जारी किए? अगर शुद्ध पूछा जाए, सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्के कुषाण शासकों ने जारी किए। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा स्वर्ण सिक्के पूछा जाए संख्या में, तो संख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय गुप्तों को है। ओके, चलिए। कनिष्क का राज्य वैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की थी। तो चरक किसके राज्य वैद्य थे? कनिष्क के राज्य वैद्य थे। चरक किसके समकालीन थे? कनिष्क के समकालीन थे। चरक किस वंश से संबंधित थे? कुषाण वंश से संबंधित थे। मतलब उनका वंश कुषाण नहीं था, लेकिन कुषाण वंशीय राजाओं से संबंधित थे। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। महाविभास सूत्र के रचनाकार कौन है? वसुमित्र। और इसे बुद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपके एग्जाम के लिए। महाविभास बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्धचरित की रचना की। तो बौद्धों का रामायण बुद्धचरित
बौद्धों का विश्वकोश महाविभास। वसुमित्र, पार्श, नागार्जुन, महाचेत और संरक्ष भी कनिष्क के दरबार के विभूति थे। भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, पुस्तक याद रखना माध्यमिक सूत्र, इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। और ये नागार्जुन नागसेन से अलग हैं, जिन्होंने बहस की थी, जिन्होंने मिलिंद से बहस की थी, वो अलग हैं नागार्जुन, और ये नागार्जुन अलग हैं। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सर्वप्रथम कौन थे? कुषाण थे। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। ये एक बार एग्जाम में आ चुका है, ये एक बार एग्जाम में आ चुका है। मथुरा गांधार शैली मेंस में आते हैं, और ज़्यादातर जो फैक्ट हैं वो एग्जाम में आए हुए फैक्ट हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। अगली बार हम लोग गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे।